हाँ, तो अभी हम लोग तीसरे आरएनए पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरएनए। ठीक है, तो पहला हमने देखा मैसेंजर आरएनए, सेकंड देखा हमने राइबोसोमल आरएनए, अब हम थर्ड देख रहे हैं जिसको हम बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए का एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये आरएनए है, ऑफकोर्सली ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि डीएनए की जो थियामिन की बेस है उसके इंस्टेड में यूरासिल आती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आरएनए में थियामिन नहीं होता, यूरासिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये सबसे स्मॉलर आरएनए हैं, दैट इज स्मॉलर आरएनए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल बॉडी आरएनए से अगर हम देखेंगे तो 10 to 20% जो आरएनए होगी वो होगी ट्रांसफ़र आरएनए। सेलुलर आरएनए की टोटल जो आरएनए होगी वो क्या होगी, ट्रांसफ़र आरएनए है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो आरएनए है वो 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होती है। ठीक है, और अब सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट है, इसके दो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए के एक सबसे पहली जो मॉडल है वो है हेयरपिन मॉडल, और दूसरा जो है फर्स्ट हेयरपिन मॉडल, और सेकंड जो है वो क्लोवर लीफ मॉडल होगी। हेयरपिन मॉडल और दूसरी जो होगी क्लोवर लीफ मॉडल होगी। क्लियर है? तो पहले अभी हम हेयरपिन मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस हेयरपिन मॉडल में अगर हम देखेंगे, हेयरपिन की मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो ऑफकोर्सली आरएनए की जो 5 प्राइम एंड से शुरुआत होगी, बट ये जो है आपस में कॉइल्ड होके, ठीक है, कॉइल्ड होके ये लूप बनाती है और एंड होती है कहाँ पे, 3 प्राइम पे। अगर आप 5 प्राइम की एंड पर देखोगे तो यहाँ पे आपको यूरासिल मिलेगा, और जब आप 3 प्राइम की एंड पे जाओगे तो यहाँ पर एक एंड मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे CCA एंड। और उसके बाद जो लोअर जो बॉटम वाली जो बेस है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होगे एंटीकोडॉन। क्या होगे, एंटीकोडॉन। और ये एंटीकोडॉन अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। तो ये एक हेयरपिन मॉडल है। और उसके अलावा और एक मॉडल जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझना है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, दैट इज क्लोवर लीफ मॉडल। तो इस मॉडल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले इस क्लोवर लीफ के मॉडल में सबसे पहले यहाँ पर एक आर्म बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एक आर्म बनेगी, क्लियर है। और फिर उसके बाद फाइनली एक बॉटम पर आप देखेंगे, ठीक है, इस बॉटम पे भी एक आर्म बनेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक टॉप पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी एक आर्म बनेगी, क्लियर है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। और फिर फाइनली जाके ये हमारे पास में बना, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोवर लीफ मॉडल। और इस क्लोवर लीफ मॉडल में जब आप यहाँ देखेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 प्राइम से, एंड कहाँ पे होगा, 3 प्राइम पे। तो 3 प्राइम की एंड पर जब आप देखेंगे तो इस 3 प्राइम के एंड पर दैट इज CCA, क्लियर है, CCA की एंड होगी, CCA, क्लियर है, साइटोसिन एडेनाइन की यहाँ पर एंड होगी। तो एक एक करके इस क्लोवर लीफ मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। इसका ये जो लूप है, इस लूप को हम लोग बोलते हैं डी लूप। इस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, डी लूप बोलेंगे। और डी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, DHU लूप भी कहते हैं। ठीक है, DHU लूप का मतलब होता है डाईहाइड्रो यूरासिल लूप बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप बॉटम पे देखोगे तो यहाँ पर इस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप बोलेंगे। इस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप, जो कि लोअर लूप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, और फिर उसके बाद इस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, टी लूप। क्या बोलेंगे, टी लूप। ठीक है, और इसको, इस टी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, GTPCG लूप भी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
GTPCG लूप भी कहेंगे। कौन से लूप कहेंगे? GTPCG लूप भी कहेंगे, ठीक है। और ऑफकोर्सली एंटीकोडॉन लूप, इसको भी हम बोल सकते हैं एंटीकोडॉन आर्म बोलेंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जो कि डी लूप है, डाईहाइड्रोयूरैसिल लूप, इसका पर्टिकुलर रोल क्या होगा, ठीक है। ये जो इसका पर्टिकुलर रोल होगा, जो होगा राइबोसोम, ये राइबोसोम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, साइट है। दिस इज राइबोसोम रिकॉग्नाइज्ड साइट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ अ, ठीक है, मेन एक इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा एक हल्का सा मिस्टेक हो गया, इट इज़ नॉट अ राइबोसोम रिकॉग्नाइज्ड साइट, ये एक अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड साइट है, ठीक है। कौन सा? अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड साइट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड साइट बोलेंगे, ठीक है। तो डी लूप का काम क्या है कि अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे करेगा? अपने कोड के हिसाब से। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब जो है वो अमीनो एसिड्स हैं। तो इन सबको पिकअप करके लेके आने का काम किसका होगा? ट्रांसफ़र आरएनए का होगा। और यहाँ पर इसके पास में जो ये आप एक आर्म देख रहे हो, यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलरली एंटीकोड लगा होगा। तो आप देखो डीएनए में क्या होगा? कोडोजेन, फिर इसके बाद क्या होगा? कोडॉन, फिर उसके बाद क्या है? एंटीकोडॉन। तो ये इसको अमीनो एसिड को क्या कर लेगा? प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर लेगा। अमीनो एसिड को क्या कर लेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंटीकोडॉन। तो इस लूप में जो लोअर लूप है, यहाँ पे एंटीकोड लगा होगा। क्या लगा होगा? एंटीकोड, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3, दैट इज एंटीकोड। फिर उसके बाद ये इसको हम, इस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे? टी लूप बोलेंगे। टी लूप को GTPCG लूप भी कहते हैं। GTPCG लूप ये एक राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट है, राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट है, रिकॉग्नाइज, ठीक है, साइट है। क्लियर है? तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद जो फाइनली आप ये जो 3 प्राइम के एंड पर देख रहे हो, ठीक है, 3 प्राइम को अब जब देख रहे हो कि यहाँ पर अमाइनो एसिड, ठीक है, बाइंडिंग साइट है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एडिनाइन के जो फ्री OH ग्रुप है, इस फ्री OH ग्रुप है, जो लास्ट एडिनाइन है, इसके फ्री OH ग्रुप है, इस फ्री OH ग्रुप में अमीनो एसिड को बाइंड किया जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल एक प्रॉपरली इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि 5 प्राइम की एंड है, एंड हो रही है 3 प्राइम पर। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होगा? एंटीकोड होगा। क्या होगा? पर्टिकुलर वे में एंटीकोड होगा। तो ये एंटीकोड अपने हिसाब से इस अमीनो एसिड को बाइंड कराएगा, कहाँ पे? 3 प्राइम के एंड पर, ठीक है। कहाँ से? साइटोप्लाज्म में से बाइंड कराएगा, कहाँ पर? अमीनो एसिड को। उस अमीनो एसिड को जैसे उसने बाइंड किया, तो उसके बाद ये पर्टिकुलर, जैसे ये कोड है, ये कोड अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, ये कोड अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर उसके बाद 3 प्राइम के एंड पर क्या किया जाएगा? उसको बाइंड किया जाएगा। और फिर ये जो टी लूप है वो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम पे लेके जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो, ठीक है, कि एक सिंपल सी बात है कि ये एक ऑटो वाला है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो उसका मतलब सवारी कौन है? अमीनो एसिड। सवारी कौन है? अमीनो एसिड। तो उसका पर्टिकुलर एरिया होगा, वहाँ पे वो जा रहा होगा, जैसे कि उसका एक एंटीकोड है। जैसे कि हमारा जब एरिया देखेंगे, यहाँ से हमको बर्डी जाना है, तो बर्डी जाने से इंदौरा से हम बर्डी जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि उसका एक एंटीकोड होगा। फाइनली यहाँ पे अमीनो एसिड मतलब सवारी को रिकॉग्नाइज किया, बैठाया कहाँ पे? 3 प्राइम के एंड पर, और लेके कहाँ गया? उस डायरेक्शन में, बर्डी वाले रास्ते में। क्लियर है? तो यहाँ से ये एक समझ। तो वैसे ही क्या हो रहा होगा कि राइबोसोम ने क्या, ये ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया? अपने एंटीकोड के हिसाब से अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके 3 प्राइम के एंड पे बाइंड किया, और उसको लेके कहाँ गया? राइबोसोम के पास में। तो इस तरीके से सारे ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अपने अपने अमीनो एसिड को, ठीक है, बाइंड करके रखेंगे, और रखने के बाद फाइनली वो क्या करेंगे? राइबोसोम के पास लेके जाएंगे। कभी भी किसी भी कोड से किसी भी अमीनो एसिड्स को बुलाया जा सकता है, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो सभी को रेडी रहना होगा अपने अमीनो एसिड के साथ में। और एक लास्ट में अभी आप ये देखो कि एक कॉन्सेप्ट है कोडॉन, ठीक है। सबसे पहले कि कोडोजेन क्या होते हैं, ठीक है। 3 बड़ी इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर देखो। कोडोजेन क्या होते हैं, कोडॉन क्या होते हैं,
और फिर उसके बाद एंटी कोडॉन क्या होते हैं, एंटी कोडॉन क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट कोडोजेन, दूसरा कोडॉन, तीसरा एंटी कोडॉन। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मेन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास में है, ठीक है, डीएनए के पास में जो जीन है, वो जो मेन सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जो मेन सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, इसको बोलेंगे कोडोजेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोजेन। फिर ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री को ट्रांसफ़र करेगा किसमें, मैसेंजर आरएनए में। और मैसेंजर आरएनए में जो 3 का ग्रुप होगा, ठीक है, एमआरएनए में जो 3 का ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कोडॉन। फिर इस कोडॉन मतलब जेनेटिक कोड के हिसाब से ट्रांसफ़र आरएनए के पास में इसका एंटी कोड होगा। ट्रांसफ़र आरएनए के पास में क्या होगा, एंटी कोड होगा। तो ये 3 चीज़ों से मिलके तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन डीएनए ने किसके पास दी, एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास उसकी अपोजिट इन्फॉर्मेशन किसके पास में थी, ट्रांसफ़र आरएनए के पास में। किसके पास में थी, ट्रांसफ़र आरएनए के पास में। किसके पास में थी, ट्रांसफ़र आरएनए के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में अगर यानी जो मेन जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं वो कोडोजेन डीएनए के पास में है, उसको कॉपी करके किसको दे रहा है, एमआरएनए को। एमआरएनए जब राइबोसोम पे जा रहा है तो उस कोड का एंटी कोड किसके पास में है, कोड का एंटी कोड में किसके पास में है, ट्रांसफ़र आरएनए के पास। और फिर वो ट्रांसफ़र आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को सेलेक्ट करेगा। तो जैसे ही अभी हमने एक कोड देखा था, वो एक कोड अगर मैं आपको डीएनए से बताने की कोशिश करूं, पहला कोड, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो डीएनए में अगर आप देखोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड है, और यहाँ से फिर अगर आप देखोगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड है। अगर मैसेंजर आरएनए के पास में एक कोड है, ठीक है, दैट इज़ एमआरएनए के पास में एक कोड है, उसको अभी हम लोग बोलेंगे AUG, ये कोड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डीएनए के पास में ये कोड कैसे रहेगा, ये इसमें बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AT, और यहाँ पे क्या होगा, CAT, और यहाँ पे क्या होगा, GATG। तो फिर यहाँ पर देखोगे 3 प्राइम के एंड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखो एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थियामिन। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से अभी आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कोडोजेन क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये एक कोड के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोड का एंटी कोड डीएनए के पास में कैसे होगा, यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो हमेशा 5 प्राइम पे बनाई जाएगी, मतलब 3 प्राइम पे बनाई जाएगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे बनाई जाएगी। क्लियर है? तो ऑफकोर्सली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि एडिनाइन डबल बॉन्डेड विथ थियामिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्डेड विथ साइटोसिन, तो इसके ऊपर में जो एक एंड होगी वो होगी 5 प्राइम से, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड पर होगी। क्लियर है? तो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की जो फाइनली इंफॉर्मेशन जहाँ पे प्रमोटर मिलेगा, तो 3 प्राइम पे 5 प्राइम पे ये पर्टिकुलर कोड होगा, ये पर्टिकुलर कोड होगा। तो इस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोजेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडोजेन बोलेंगे। फिर ये कोडोजेन किसके फॉर्म में आएगा, कोडॉन के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, कोडॉन के फॉर्म में आएगा। और फिर इसका अपोजिट जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के पास में क्या बनेगा, एंटी कोड बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कोडोजेन, कोडोजेन से कोडॉन, कोडॉन से क्या बनेगा, एंटी कोडॉन। ठीक है, तो इसके बारे में और भी हम आगे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन किसके पास में होती है, डीएनए के पास में। जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 के ग्रुप को कोडोजेन। फिर वो 3 की ग्रुप कॉपी होकर कहाँ पे आएगी, मैसेंजर आरएनए में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे। और फिर वो कोडॉन के एंटीकोड्स जो 3 के ट्रिपलेट के ग्रुप हो गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। तो अब आगे जो हम लोग ने ये सेल साइकिल के बारे में समझने की कोशिश की है, इस श्रृंखला को कैसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगर आपने देखा था कि डीएनए है, डीएनए अपने जीवन फेज़ में है, जीवन फेज़ में होने के बाद में मेटाबॉलिकली एक्टिव है,
उस मेटाबॉलिक एक्टिव को फंक्शन करने के लिए हमने सबसे पहले डीएनए को जाना कि वो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ये कैसे मिलके बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड से फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कौन एक्सप्रेस हो सकता, कौन एक्सप्रेस नहीं हो सकता, उसमें हमने जीन्स को समझा। जीन्स को समझने के बाद फाइनली हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए अभी हमारे लिए काम आएंगे, क्या करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे किस तरीके से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, डिटेल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसलेशन, फिर हमारा सेल का G1 फेज का वर्किंग हो जाता है। ठीक है, और फिर ये सब होने के बाद हम मूव करेंगे कहाँ पर, एस फेज में। फिर हम देखेंगे कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे G2 फेज पे, G2 फेज के बाद हम आएंगे M फेज में। तो ये पूरी की पूरी सेल साइकिल इंटायर बायोलॉजी को जोड़ती है, और बायोलॉजिकल को जोड़ती है तो मेरे हिसाब से आपके पूरे टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाने चाहिए, तो आपको कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आवर हार्ड वर्क। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।